हरियाणा चुनाव के नतीजे के बाद जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां जो अभी तक कांग्रेस से थोड़ी दबी दबी चल रही थी, उन्होंने फिर से अपना एक मुखर रूप दिखाना शुरू किया और एक अपने आप को उन्होंने इस स्थिति में पाया कि नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर वो बड़े आराम से कांग्रेस को दबा सकती हैं। तो उद्धव ठाकरे और शिवसेना उभाटा ने ये भाप लिया था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की जमीन खिसक रही है। वो जो नैरेटिव उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान एस्टेब्लिश किया था, भले वो दलित का था, भले संविधान का था, भले आरक्षण को खत्म किए जाने का था, वो कहीं ना कहीं वो नैरेटिव अब दरक रहा है, वो टूट रहा है। लबोलुआब ये था कि कहीं ना कहीं भाजपा और उद्धव ठाकरे के बीच में क्या कोई खिचड़ी पक रही है, क्या कोई नया समीकरण बनने जा रहा है, क्या आज भी उन्होंने कुछ ऐसा ही ठान लिया है कि जैसे पिछली बार उन्होंने भाजपा को सबक सिखाया था, आईना दिखाया था, क्या ऐसा ही कुछ वो इस बार कांग्रेस के साथ करने वाले हैं? नमस्कार, मतपत्र के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चर्चा करने के लिए दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, हरियाणा चुनाव और जम्मू कश्मीर के चुनाव का नतीजा आया और उसके बाद ही तुरंत बाद ही महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों का बिगुल बज गया। हरियाणा चुनाव पर भी हमने कई कार्यक्रम बनाए, लेकिन अभी जो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव घोषित हुए हैं और 23 नवंबर को उनके नतीजे आने हैं, तो ये वाला जो पीरियड है ये भारत की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण एक पीरियड होने जा रहा है। भारत की संसदीय राजनीति, भारत की विधानसभा की राजनीति के हिसाब से अगर हम देखें। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात को शुरू करूं, सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो आप उनको लाइक कीजिए। आप लाइक करते हैं तो जो YouTube का एल्गोरिथम है उस हिसाब से कहीं ना कहीं हमें उत्साह मिलता है, हमारे को प्रोत्साहन मिलता है। तो हमारे वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट समझ में आता है, पसंद आता है तो उसको आप शेयर कीजिए। साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिए और ऑल नोटिफिकेशन के घंटी दबाना बहुत जरूरी है ताकि हमारे हर आने वाले कार्यक्रम की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ये वाली बात मैंने शुरुआत में इसलिए भी कही है कि जो अभी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होने वाले हैं, हम लगातार इसके ऊपर अपनी नजर बनाए रखेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि रोज हम लोग वहां के दोनों स्टेट्स के चुनावों को लेकर कुछ ना कुछ चर्चा अवश्य करें, क्योंकि दृष्टिकोण मीडिया की टीम इस समय महाराष्ट्र में भी है, झारखंड में भी है। हमारे पास ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं कि वहां माहौल क्या चल रहा है, पब्लिक का मूड क्या है। समय समय पर हम लोग उन सारे मूड्स को आपके साथ शेयर करेंगे, इस मंच पर रखेंगे, मतपत्र के मंच पर, और वहां की राजनीति की अंदर की खबरों की भी हम आपसे जरूर चर्चा करेंगे, तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ विश्लेषण करेंगे। तो आज की बातचीत हम शुरू करें तो महाराष्ट्र की बातचीत आज हम लोग करते हैं। जब से हरियाणा चुनाव के नतीजे आए हैं तब से आप देखिए कि महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी की जो 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार गुट और शिवसेना उभाटा, यानी कि उद्धव ठाकरे वाला जो फैक्शन शिवसेना का है, इन तीनों के बीच में आप देखेंगे लगातार कुछ ना कुछ खींचतान चल रही है। आप उसके कारण की विश्लेषण करेंगे तो जिस दिन से भाजपा ने एक महायुति बनाई, शिंदे गुट अलग हुआ, एनसीपी तो खैर बाद में साथ आई, लेकिन भाजपा ने यहां पर सरकार बनाई, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं रहे, उनको अपना मुख्यमंत्री पद खोना पड़ा और महाविकास अघाड़ी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। उस दिन के बाद से ही कुछ ना कुछ खुटपुट तो शुरू हो ही गई थी। लेकिन जब लोकसभा चुनाव आया तो लोकसभा चुनावों में उद्धव ठाकरे ने यह कहकर कि सबसे बड़ा दल वो है, तो उन्होंने मैक्सिमम सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो चुनाव के नतीजों में शिवसेना, उद्धव ठाकरे फैक्शन को, उभाटा को इतना बड़ा सक्सेस, इतनी बड़ी सफलता नहीं मिल पाई
जबकि कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार को बहुत भारी सफलता मिली। जहां एक और कांग्रेस सबसे बड़ा दल बन गई 13 लोकसभा सीटें जीतने के साथ, वहीं पर एनसीपी जो थी उसने 80% की स्ट्राइक रेट के साथ 10 सीटों पर चुनाव लड़ा और 8 सीटें लोकसभा की उन्होंने जीती। तो वो शिवसेना उभाटा जो अभी तक सब चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी महाराष्ट्र की राजनीति के हिसाब से, या तब आने वाले विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत, तो उसकी पकड़ लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लगातार ढीली होती चली गई। अब इसमें कहते हैं जैसे कि आग के अंदर घी का काम किया। हरियाणा विधानसभा के चुनावों के जो नतीजे आए, वहां पर अनपेक्षित रूप से, जहां सब चुनावी विश्लेषक, सारे चुनावी पंडित ये मानकर चल रहे थे कि भाजपा की सरकार जा रही है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत हाई है और कांग्रेस वहां पर सरकार बनाएगी, हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जब चुनाव नतीजे आए तो हुआ इसका बिल्कुल उलट। भाजपा ने बहुत अच्छी मेजॉरिटी के साथ हरियाणा में दोबारा से सरकार बनाई, आप सबको पता ही है। तो वो जो चुनाव नतीजे हरियाणा के आए, उसके बाद महाराष्ट्र में और बाकी सब जगह पर भी, झारखंड में भी, या अगर आप दिल्ली की भी बात करें, अगले जनवरी में दिल्ली में चुनाव है, तो वो कांग्रेस जो कि राहुल गांधी के नेतृत्व में एक अपबीट मूड में थी कि वो विपक्ष की बहुत बड़ी पार्टी बन गई है, भाजपा का पूर्ण बहुमत नहीं आने दिया, भाजपा 241 पे अटक गई, मोदी जी की सरकार बहुत कमजोर है, तो वो एक हाई पिच पर चली गई थी। तो हरियाणा चुनाव के नतीजे के बाद जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां जो अभी तक कांग्रेस से थोड़ी दबी दबी चल रही थी, उन्होंने फिर से अपना एक मुखर रूप दिखाना शुरू किया और एक अपने आप को उन्होंने इस स्थिति में पाया कि नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर वो बड़े आराम से कांग्रेस को दबा सकती हैं। कमोबेश यही स्थिति हम लोगों को महाराष्ट्र के अंदर भी देखने को मिली। महाराष्ट्र में जहां एक और कांग्रेस ने उभाटा, जो शिवसेना है, जो उद्धव ठाकरे फैक्शन है, उसको ये कहा कि भाई आपने जितनी भी सीटें जीती हैं वो हमारा जो कोर वोटर है, मुस्लिम वोटर और दलित वोटर, उनके बल पर आपने जीती हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा हक विधानसभा चुनावों में हमारा बनता है। स्वाभाविक रूप से, तथ्यात्मक रूप से ये बात सही भी है कि अगर आप दोनों शिवसेनाओं की महाराष्ट्र लोकसभा में अगर आप तुलना करेंगे, तो जहां शिवसेना शिंदे गुट ने अपनी जमीन बचाकर रखी है, भले ही उन्होंने सीटें उद्धव ठाकरे से कम जीती हों, उद्धव ठाकरे की जितनी भी सीटों पर हुई, उन सीटों पर उस जीत में सबसे बड़ा योगदान उसके अपने कोर वोटर का ना होकर मुस्लिम वोटर और दलित वोटर का था, जो कि कांग्रेस के कहना चाहिए एक पक्के समर्थक माने जाते हैं, और कांग्रेस की वजह से या एनसीपी की वजह से या ये जो युति बनी थी, उस युति के चलते ही उन्होंने शिवसेना, जो कि कल तक उनके लिए अछूत थी मुसलमानों के लिए, तो वो मुस्लिम वोटर ने दबाकर वोट दिया, भर भर के वोट दिया, और उसके बावजूद भी शिवसेना की जो सीटों की गिनती थी वो कांग्रेस से नीची रही, और अगर उनके स्ट्राइक रेट की बात करें तो वो एनसीपी जो शरद पवार गुट है उससे काफी पीछे रहे। तो बात आती है कि फिर दोबारा से अब क्या चल क्या रहा है। लेकिन आप देखिए कि पिछले कई दिनों से मीडिया के अंदर, भले वो वहां का महाराष्ट्र का प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, भले नेशन वाइड जो सोशल मीडिया है, भले जो नेशनल मीडिया, जो बड़े बड़े चैनल्स, न्यूज चैनल्स अपने आप को देशव्यापी अपनी प्रेजेंस बताते हैं और शाम के बाद जिनका दरबार सज जाता है, उन सब में एक खबर बहुत तेजी से पिछले 2-3 दिनों में घूमती रही कि उद्धव ठाकरे की एक कोई सीक्रेट मुलाकात अमित शाह या देवेंद्र फडणवीस या उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव के साथ हुई है, या फिर उसका एक और वर्जन सामने आया कि देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे मिले हैं। एक वर्जन सुनने में यह आया कि उद्धव ठाकरे के बहुत विश्वस्त या उनके दूत बनकर एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस से मिले। लबोलुआब ये था कि कहीं ना कहीं भाजपा और उद्धव ठाकरे के बीच में क्या कोई खिचड़ी पक रही है, क्या कोई नया समीकरण बनने जा रहा है। इन बातों पर
देखा जाए तो इन इन बातों की शुरुआत कहीं ना कहीं हरियाणा चुनाव के बाद से ही हो गई थी, जबकि शिवसेना और उद्धव ठाकरे के जो माउथ पीस माने जाते हैं संजय राउत, उनका बयान आया जब उन्होंने कहा कि भाई जीती हुई बाजी कैसे हारी जाती है, अगर ये किसी ने सीखना है तो ये कांग्रेस से सीखे। बड़ा स्पष्ट कटाक्ष उन्होंने कांग्रेस के ऊपर किया। यानी पहले दिन से ही जैसे हरियाणा के नतीजे आए थे तो उद्धव ठाकरे और शिवसेना उभाटा ने यह भाप लिया था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की जमीन खिसक रही है। वो जो नैरेटिव उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान एस्टेब्लिश किया था, भले वो दलित का था, भले संविधान का था, भले आरक्षण को खत्म किए जाने का था, वो कहीं ना कहीं वो नैरेटिव अब दरक रहा है, वो टूट रहा है, वो दस्तीभूत हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। ये वाली बात सबको समझ में आनी शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद कहते हैं करेले पे नीम चढ़ा। प्रियंका चतुर्वेदी ने बिल्कुल खुले मन से जब भाजपा को बधाई दी हरियाणा की जीत के ऊपर, तब फिर से सबके कान खड़े हुए कि भाई ये क्या हो रहा है। अभी 2-3 दिन पहले ही संजय राउत के मुंह से फिर एक वाक्य निकला जब उन्होंने कहा कि लगता है महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो तो अपनी हाईकमांड से कुछ पूछते ही नहीं, कुछ मतलब उनसे सलाह नहीं करते, अपने आप सब फैसले ले लिया करते हैं। खैर, ये बयानों का सिलसिला, उधर से जवाबदेही, ये सब चलती रहेगी। लेकिन इस सारे के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा जो है, सबसे बड़ा जो प्रश्न आज सभी चुनाव विश्लेषकों के दिमाग में भी घूम रहा है और महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर बनाए रखने वालों के भी दिमाग में घूम रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ कोई समीकरण बनाने जा रहे हैं। तो जहां तक अपना मानना है, यानी दृष्टिकोण मीडिया का, दुष्यंत चोपड़ा का एक चुनाव विश्लेषक के नाते, और जितने भी हमारे जिसको राजनीति में कहते हैं सूत्र, उन सूत्रों के हवाले से भी अगर मैं बोलूं तो चुनाव पूर्व तो भाजपा या उद्धव ठाकरे के बीच में कोई भी सहमति बनने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। उसका कारण यह है कि दोनों ही पार्टियों ने जब अपना गुणा गणित लगाया तो उसमें भाजपा को ऐसा कोई सिग्निफिकेंट गेन इस युति बनाने से या उद्धव ठाकरे के वापस आने से नहीं मिल रहा कि वो उस जहर को भुलाकर, जो कि उद्धव ठाकरे ने अपने 2.5 साल के शासनकाल में, इवन उसके बाद के भी 2 सालों में जो उन्होंने उगला, भाजपा की खिलाफत करी, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बढ़ चढ़ कर बोला, अमित शाह गृहमंत्री के खिलाफ बढ़ चढ़ कर बोला, यहां तक कि जो उन्होंने हिंदू जनमानस को जो ठेस लगाने वाली बातें थी, ऐसे ही बहुत से बयान उद्धव ठाकरे के भी आए, संजय राउत के भी आए। तो इन सब के चलते चुनाव पूर्व तो कोई भी ऐसी संभावना नजर नहीं आती कि भाजपा किसी भी तरह से उद्धव ठाकरे को अपने साथ मिलाना चाहेगी। अब ये हो गया भाजपा का वर्जन, लेकिन उद्धव ठाकरे का वर्जन क्या है? देखिए, उद्धव ठाकरे को जितने भी लोग नजदीकी से जानते हैं, और वो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, कुछ भी है, भले उन्होंने अपना स्टांस चेंज किया हो और बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को उन्होंने छोड़ दिया हो, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, आप पूरी तरह से उनके राजनीति में जब से वो आए तब से उनके निर्णयों के ऊपर और उनके ओवरऑल एक पॉलिटिकल जो एक स्ट्रक्चर होता है किसी व्यक्ति का, किसी राजनीति का, राजनेता का, तो आप उसके ऊपर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं उद्धव ठाकरे जिनको कहना चाहिए कि भाई जो सोच लिया वो सोच लिया, कि अगर कुछ करने की ठान ली या किसी बात पर उनको मान लीजिए गुस्सा आ गया या उन्होंने सोचा कि भाई भले ही मेरा नुकसान हो जाए, इस व्यक्ति को नहीं छोड़ना। जैसे इस केस में आजकल जो जिस तरह से उनकी कांग्रेस पार्टी के साथ ठनी हुई है, गांधी परिवार के साथ ठनी हुई है, तो वो जो उनका जो नेचर है, जो डीएनए में है, जो बाला साहब ठाकरे में भी था, और वही डीएनए कहीं ना कहीं इनके अंदर भी है। क्योंकि आप देखिए 2.5 साल, जब 5 साल पहले, जब 2019 में भाजपा और तब की शिवसेना ने जब मिलकर चुनाव लड़ा, बहुत अच्छी उन्होंने सफलता भी पाई,
तब वो सरकार बनाने की पूरी स्थिति में थे। लेकिन जब इनके दिमाग में आ गया कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, या उससे भी ज्यादा शायद उनके दिमाग में ये था कि वो किसी भी कीमत पर भाजपा को सबक सिखाना चाहते थे। वो सबक उस बात का सिखाना चाहते थे कि जो पिछले 5 साल में देवेंद्र फडणवीस के शासनकाल के अंदर शिवसेना के नेतृत्व को, शिवसेना के विधायकों को हर तरह से दरकिनार किया गया, उनकी सलाह नहीं मानी गई, उनको किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई, उनकी योजनाओं पर कोई कार्य अमल नहीं हुआ। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन उनके दिमाग में 5 साल पहले 2019 में थी, तो कहीं ना कहीं वो एक फ्रस्ट्रेशन उनके दिमाग में थी कि उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी कीमत पर भाजपा की सरकार नहीं बनने देनी है। भले उसमें उन्होंने अपनी शर्त लगाई कि ठीक है मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, और जब ऐसा कोई फैसला हुआ ही नहीं था अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच, तो स्वाभाविक रूप से इसके ऊपर अमल भी नहीं होना था। तो वो तब मुख्यमंत्री बनने के लिए, या कहिए कि कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए इस हद तक चले गए कि उद्धव ठाकरे ने तब एनसीपी से हाथ मिलाया, कांग्रेस से हाथ मिलाया और भाजपा की सरकार नहीं बनने दी, और अपनी सरकार उन्होंने बनाकर दिखाई। आज मैं क्या लगा रहा हूं, इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या आज भी ऐसा ही कुछ उथल पुथल उद्धव ठाकरे के दिमाग में चल रहा है? क्या आज भी उन्होंने कुछ ऐसा ही ठान लिया है कि जैसे पिछली बार उन्होंने भाजपा को सबक सिखाया था, आईना दिखाया था, क्या ऐसा ही कुछ वो इस बार कांग्रेस के साथ करने वाले हैं? यानी इस हद तक भी जाकर करने वाले हैं कि हो सकता है उनकी अगर बीजेपी के साथ चुनाव पूर्व कोई युति नहीं भी बन पाती या साथ नहीं भी बन पाता, हो सकता है वो अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करें। यानी कि एक तरफ महायुति जिसमें भाजपा, अजीत पवार और शिंदे, एक तरफ कांग्रेस और एनसीपी, और एक तीसरा एक नया मोर्चा खड़ा हो जाए जहां शिवसेना पृथक रूप से चुनाव लड़े। ऐसी भी संभावना बन सकती है। एक संभावना नंबर 2 ये भी है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि जब चुनाव नतीजे आ जाएं उस समय कोई भी ऐसी इक्वेशन बने जहां पर कि भाजपा को ऐसी कोई जरूरत पड़ जाए। हालांकि भाजपा क्लेम कर रही है कि वो अकेले दम पर पूरा समर्थन लेकर आ रही है, बहुमत लेकर आ रही है, और महायुति को तो बहुत अच्छी सीटें मिलने जा रही हैं। दृष्टिकोण मीडिया इस बारे में आपके सामने आने वाले दिनों में अपनी बात रखेगा भी। तो क्या ऐसी स्थिति के लिए भी उद्धव ठाकरे ने अपने आप को अपनी मनस्थिति तैयार कर रखी है कि ऐसी स्थिति में उन्होंने कांग्रेस को ही मजा चखाना है? तो बड़ा एक ऐसा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है उद्धव ठाकरे के पिछले कुछ दिनों के जो क्रियाकलाप हैं, और जिस तरह से आज महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, चुनाव के बाद क्या होगा, चुनाव से पहले क्या होगा, हर चीज में उहापोह की स्थिति है। हर चीज में एक बहुत ही एक धुंध सी छाई हुई है। लेकिन बहुत ज्यादा दिन नहीं है, ये धुंध छटेगी और सारे नतीजे हमारे सामने होंगे। और इन सारे चुनाव तक और चुनाव के नतीजे आने तक मतपत्र के इस मंच पर लगातार हम आपके साथ बने रहेंगे, और लगभग रोज ही हम किसी ना किसी विषय को लेकर, भले वो महाराष्ट्र का चुनाव हो और भले वो झारखंड का चुनाव हो, वहां की ग्राउंड रियलिटी क्या है, वहां की वस्तुस्थिति क्या है, वो सब चीजें हम लगातार आपके सामने लाते रहेंगे। तो बने रहिए मतपत्र न्यूज के इस YouTube चैनल के साथ, और तथ्यात्मक और तर्कपूर्ण विश्लेषण के लिए, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों की अंदरूनी खबरों के लिए देखते रहिए मतपत्र न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।